इतिहास विधि के निर्माण के चरण को सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी कक्षा नोट्स शैली में दिया गया है। व्यक्ति इतिहास क्या है? व्यक्ति इतिहास किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़े समस्त अनुभवों, परिस्थितियों, व्यवहारों, समस्याओं और विकासगत पहलुओं का क्रमबद्ध एवं विस्तृत विवरण होता है। इस विधि में विद्यार्थी, रोगी या किसी भी व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान व्यवहार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक जीवन से संबंधित जानकारी संकलित की जाती है। सरल शब्दों में, व्यक्ति इतिहास किसी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक रिकॉर्ड होता है। यह विधि प्रायः परामर्श, शिक्षा, मनोविज्ञान, चिकित्सकीय तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। व्यक्ति इतिहास विधि के निर्माण हेतु चरण केस ऑफ केस हिस्ट्री मेथड। व्यक्ति इतिहास तैयार करने के मुख्य चरण निम्न हैं। 1. समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले यह निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति किस समस्या से जूझ रहा है, जैसे व्यवहारिक समस्या, अधिगम कठिनाई, भावनात्मक समस्या आदि। समस्या का स्पष्ट निर्धारण आगे की प्रक्रिया को दिशा देता है। व्यक्ति का प्रारंभिक परिचय। व्यक्ति का नाम, आयु, वर्ग, पता, विद्यालय, माता पिता का विवरण आदि सामान्य पहचान संबंधी जानकारी एकत्र की जाती है। सूचना संग्रह के स्रोतों का सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना प्राप्त करने के लिए निम्न स्रोतों का चयन किया जाता है: माता पिता, शिक्षक, सहपाठी, चिकित्सक, परिवार के अन्य सदस्य, विद्यालय एवं सामाजिक रिकॉर्ड। अधिक स्रोत अधिक विश्वसनीय डेटा प्रदान करते हैं। विस्तृत जन्म और विकास संबंधी जानकारी, डेवलपमेंट हिस्ट्री। इसमें जन्म की स्थितियां, प्रसव, बचपन का शारीरिक विकास, भाषा विकास, स्वास्थ्य, टीकाकरण तथा प्रारंभिक व्यवहार एकत्र किया जाता है। शैक्षिक इतिहास, हिस्ट्री। बच्चे की स्कूल जीवन से जुड़ी जानकारी, पढ़ने लिखने की स्थितियां, कक्षा में प्रदर्शन, रुचियां, शिक्षक की टिप्पणियां, सफलताएं और कठिनाइयां, इन सबको विस्तार से संकलित किया जाता है। 6. पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवार की आर्थिक स्थिति, माता पिता का व्यवहार, शिक्षा स्तर, घर का वातावरण, भाई बहनों से संबंध आदि जांचे जाते हैं। परिवार व्यक्ति के विकास का प्रमुख कारक होता है। सामाजिक परिवेश की जानकारी, मित्र, पड़ोस, खेल गतिविधियां, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक माहौल आदि का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सामाजिक वातावरण व्यवहार को सीधे प्रभावित करता है। 8. स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड, हेल्थ एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यदि आवश्यक हो तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की जांच, रोगों का इतिहास, मानसिक परीक्षण आदि किए जाते हैं। 9. डेटा का विश्लेषण, डेटा। सभी एकत्रित सूचनाओं का व्यवस्थित विश्लेषण किया जाता है ताकि समस्या के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकें। समस्या का निदान, डायग्नोसिस। विश्लेषण के आधार पर व्यक्ति की मुख्य समस्याओं का निदान किया जाता है, जिसमें व्यवहार, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक या शैक्षणिक कठिनाइयों की सटीक पहचान शामिल होती है। 11. सुधारात्मक उपायों का सुझाव। निदान के बाद उचित उपचार, परामर्श, विशेष शिक्षण विधियां, अभ्यास कार्यक्रम, पारिवारिक सुझाव आदि तैयार किए जाते हैं। 12. अनुवर्ती कार्य। समस्या के समाधान की प्रगति पर नियमित निगरानी की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि सुझाए गए उपाय प्रभावी हैं या बदलाव की आवश्यकता है। निष्कर्ष। व्यक्ति इतिहास विधि एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और गहन अध्ययन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की समस्या के मूल कारण, व्यवहारिक पृष्ठभूमि तथा उचित उपचार का पता लगाया जाता है। यह परामर्श और शिक्षा दोनों में अत्यंत उपयोगी विधि है। निर्देशन सेवाएं क्या हैं? उनकी आवश्यकता और उद्देश्य को सरल, स्पष्ट, परीक्षा उपयोगी कक्षा नोट्स शैली में लिखा गया है। निर्देशन सेवाएं क्या हैं? निर्देशन सेवाएं वे संगठित सेवाएं और गतिविधियां हैं जो विद्यालय विद्यार्थियों को उपयुक्त मार्गदर्शन, समस्याओं का समाधान, व्यक्तिगत विकास, करियर निर्णय और जीवन संबंधी चुनौतियों को समझने हेतु प्रदान की जाती हैं। सरल शब्दों में, निर्देशन सेवाएं वह समस्त सहायता है जो विद्यार्थी को उसके शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा व्यावसायिक विकास के लिए दी जाती हैं। इन सेवाओं में परामर्श, जानकारी प्रदान करना, परीक्षण, रिकॉर्ड रखना, फॉलो अप आदि शामिल होते हैं।
निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता। विद्यालय में निर्देशन सेवाएं निम्न कारणों से अत्यंत आवश्यक हैं। 1. व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु विद्यार्थियों को भावनात्मक, सामाजिक, व्यवहारिक या पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निर्देशन सेवाएं उन्हें सही दिशा देती हैं। शैक्षिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई विद्यार्थियों को अध्ययन में कठिनाई, समय प्रबंधन, एकाग्रता जैसे मुद्दों पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। करियर चयन हेतु अनेक विद्यार्थी अपने भविष्य, नौकरी और करियर के बारे में भ्रमित रहते हैं। निर्देशन सेवाएं उन्हें उनकी रुचि, योग्यता और अवसरों के अनुसार चुनाव करने में मदद करती हैं। सौहर नैतिक एवं सामाजिक विकास के लिए विद्यालय में शिष्टाचार, अनुशासन, सामाजिक समन्वय, सहयोग और सकारात्मक व्यवहार विकसित करने में निर्देश सहायता करता है। 5. क्षमता का पूर्ण विकास, फुल पोटेंशियल डेवलपमेंट। हर विद्यार्थी में कोई न कोई क्षमता होती है। निर्देशन सेवाएं इस क्षमता को पहचान कर उसे विकसित करने में सहायक होती हैं। समस्याग्रस्त विद्यार्थियों की सहायता हेतु कुछ विद्यार्थी भावनात्मक, सीखने, स्वास्थ्य या समायोजन समस्याओं से पीड़ित होते हैं। निर्देशन सेवाएं उन्हें उचित परामर्श और उपाय प्रदान करती हैं। 7. बदलते समाज व शिक्षा प्रणाली के अनुरूप तेजी से बदलते समय में बच्चों को नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन आवश्यक है। निर्देशन सेवाओं के उद्देश्य। 1. विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए निर्देशन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करना है। डी. आत्मज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थी अपनी रुचि, क्षमता, योग्यता, कमजोरियों और लक्ष्यों को पहचान सके। यही निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। 3. उचित निर्णय लेने में सहायता, निर्देशन सेवाएं विद्यार्थियों को विषय चयन, करियर चयन और जीवन निर्णयों में सक्षम बनाती हैं। शौर शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाना, अध्ययन पद्धति, समय प्रबंधन, एकाग्रता, लक्ष्य निर्धारण आदि पर मार्गदर्शन देकर उनकी शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाया जाता है। पाए सामाजिक एवं भावनात्मक समायोजन, विद्यार्थी समाज में सही व्यवहार, सहयोग, आत्मसंयम तथा भावनात्मक स्थिरता विकसित कर सके, यही उद्देश्य है। 6. भविष्य निर्माण में सहायता, निर्देशन सेवाएं विद्यार्थियों को उनके भविष्य के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें पूरा करने की दिशा दिखाती है। 7. समस्याओं का समाधान, विद्यार्थी की व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक या भावनात्मक समस्याओं का निदान एवं निराकरण करना। निष्कर्ष निर्देशन सेवाएं आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अनिवार्य अंग हैं। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाना, क्षमता विकसित करना, समस्याओं का समाधान करना और उन्हें एक सफल जीवन की ओर अग्रसर करना है। परीक्षा योग्य और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत है। व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र की व्याख्या। व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ है विद्यार्थी या व्यक्ति को उसकी रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, मूल्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त व्यवसाय चुनने में सहायता प्रदान करना। व्यावसायिक निर्देशन के प्रमुख क्षेत्र, फील्ड्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। 1. रुचि का मूल्यांकन, व्यक्ति की किन कार्यों में रुचि रखता है, जैसे तकनीकी, कला, व्यापार, शिक्षा, खेल, विज्ञान आदि। 2. क्षमता एवं योग्यता एप्टीट्यूड का परीक्षण, व्यक्ति किस प्रकार के कार्यों में सक्षम है, संख्यात्मक, यांत्रिक, भाषाई, कलात्मक, नेतृत्व आदि। पर्सनालिटी असेसमेंट, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उद्यमी, सामाजिक, अनुशासित, रचनात्मक आदि। शारीरिक स्वास्थ्य एवं सहनशीलता का अध्ययन, कुछ व्यवसायों के लिए विशेष स्वास्थ्य मानक आवश्यक होते हैं, जैसे सेना, पुलिस, खेल। 5. व्यवसाय की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्यूपेशंस, विभिन्न व्यवसायों का स्वरूप, कार्य परिस्थितियां, तनख्वाह, उन्नति के अवसर, प्रशिक्षण की आवश्यकताएं आदि। 6. शैक्षिक योग्यताएं, किस व्यवसाय के लिए कौन सी डिग्री, कोर्स या कौशल आवश्यक है। रोजगार के अवसर, प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, नौकरी कहाँ उपलब्ध है, भर्ती प्रक्रियाएं, भविष्य की संभावनाएं। व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग की सलाह, व्यक्ति को किस प्रकार का प्रशिक्षण लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए। व्यावसायिक समायोजन, एडजस्टमेंट इन जॉब, चुने गए व्यवसाय में सफल होने हेतु आवश्यक कौशल, व्यवहार। व्यावसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन में संबंध,
शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायता करना है। दोनों के मध्य संबंध। रन शैक्षिक निर्देशन व्यावसायिक निर्देशन का आधार होता है। जब तक छात्र अपनी रुचि, क्षमता और विषय चयन में सही मार्गदर्शन नहीं पाता, तब तक वह सही व्यवसाय नहीं चुन सकता। डू शैक्षिक उपलब्धि व्यावसायिक चयन को प्रभावित करती है। किसी छात्र की अंक प्राप्ति, विषय ज्ञान और कौशल उसके करियर के विकल्प निर्धारित करते हैं। सी दोनों में छात्र के आत्मज्ञान पर बल। छात्र स्वयं को समझे, यह दोनों का सामान्य उद्देश्य है। शिक्षा तैयारी व्यवसाय वो लक्ष्य। शैक्षिक निर्देशन छात्र को अध्ययन में सही मार्ग दिखाता है, तो व्यावसायिक निर्देशन उसी अध्ययन के आधार पर करियर का निर्णय कराता है। 5 दोनों में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग। रुचि, बुद्धि, योग्यता, व्यक्तित्व परीक्षण दोनों में उपयोग होते हैं। 6 शिक्षा और व्यवसाय एक दूसरे पर निर्भर। सही शिक्षा से ही सही व्यवसाय संभव है तथा करियर लक्ष्य से शिक्षा की दिशा निर्धारित होती है। संक्षेप में अंतर। शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। अध्ययन, विषय चयन में सहायता, उपयुक्त करियर नौकरी चयन में सहायता। विद्यार्थी जीवन पर केंद्रित, संपूर्ण व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव विद्यालय में विशेष रूप से दिया जाता है। कैरियर केंद्र, रोजगार कार्यालय, काउंसलर द्वारा दिया जाता है और परीक्षा योग्य भाषा में प्रस्तुत है। सलाह देना उपकाउंसलिंग से किस प्रकार भिन्न है? सलाह देना, एडवाइस गिविंग और उपबोधन परामर्श दोनों का उद्देश्य व्यक्ति की सहायता करना है, लेकिन इन दोनों की प्रक्रिया, उद्देश्य और कार्यशैली में स्पष्ट अंतर है। नंबर 1 सलाह देना, एडवाइस गिविंग। सलाह देना वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने अनुभव या ज्ञान के आधार पर दूसरे को तैयार समाधान बताता है कि उसे क्या करना चाहिए। विशेषताएं। समाधान सलाह देने वाला तैयार करता है। व्यक्ति की समस्या का गहरा विश्लेषण आवश्यक नहीं होता। सलाह अक्सर एक तरफा होती है। जिम्मेदारी अधिकांशतः सलाह देने वाले पर रहती है। कम समय में दी जा सकती है। उपबोधन काउंसलिंग परामर्श एक व्यावसायिक, वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें काउंसलर व्यक्ति को स्वयं अपना निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। विशेषताएं। निर्णय परामर्श लेने वाला स्वयं करता है। समस्या का गहन अध्ययन, भावनात्मक समझ, व्यवहार विश्लेषण शामिल होता है। यह द्विपक्षीय संवाद पर आधारित होता है। जिम्मेदारी परामर्शार्थी क्लाइंट पर रहती है। यह नियमित प्रक्रिया है, समय लेती है। सलाह देना और उपबोधन के बीच मुख्य अंतर क्रम। सलाह देना, उपबोधन, परामर्श। काउंसलिंग समय लेती है। 1 उपदेश या सुझाव देना, सहायता से स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाना। 2 समाधान सलाह देने वाला तय करता है। समाधान परामर्शार्थी स्वयं ढूंढता है। सतही एवं त्वरित प्रक्रिया, गहन, वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया। 4 एक तरफा संवाद, द्विपक्षीय संवाद व खुली बातचीत। 5 भावनात्मक समझ कम, भावनात्मक पक्ष पर विशेष ध्यान। 6 जिम्मेदारी सलाह देने वाले पर, जिम्मेदारी परामर्शार्थी पर। अस्थायी समाधान, स्थायी एवं समग्र समाधान। संक्षेप में सलाह देना, तुम ऐसा करो, परामर्श हम मिलकर समझें और तुम स्वयं निर्णय लो। सरल, स्पष्ट और परीक्षा योग्य भाषा में प्रस्तुत है। अधिगम लर्निंग की आवश्यकता एवं क्षेत्र। 1 अधिगम की आवश्यकता। अधिगम का अर्थ है अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए अधिगम अत्यंत आवश्यक है। व्यवहार परिवर्तन के लिए अधिगम के माध्यम से व्यक्ति नया ज्ञान, कौशल, आदतें और मूल्य प्राप्त करता है। सामाजिक अनुकूलन के लिए समाज में जीने हेतु भाषा, व्यवहार, नियम, सदाचार आदि सीखना आवश्यक होता है। व्यक्तिगत विकास के लिए अधिगम से बुद्धि, स्मृति, निर्णय क्षमता, सृजनशीलता आदि का विकास होता है। व्यावसायिक दक्षता के लिए किसी भी नौकरी या व्यवसाय में सफल होने के लिए नए कौशल, तकनीक, मशीन, कंप्यूटर आदि सीखना पड़ता है। समस्याओं के समाधान के लिए जीवन की कठिनाइयों, तनाव, संघर्ष तथा नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए अधिगम उपयोगी है। सामाजिक परिवर्तन
लिए नई तकनीक, विज्ञान, रीति रिवाज तथा मूल्यों को अपनाने के लिए अधिगम आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार। अधिगम से व्यक्ति अपनी क्षमताओं, रुचियों और संभावनाओं को पहचान पाता है। अधिगम का क्षेत्र। अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, भावनाओं, मूल्य एवं सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। आय संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। यह बुद्धि एवं ज्ञान से संबंधित अधिगम क्षेत्र है। इसमें शामिल है ज्ञान, तथ्य, सिद्धांत, समझ और विवेचन, विश्लेषण, संश्लेषण, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता। कौशल प्राक्षमिक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। यह शारीरिक कौशल तथा मांसपेशियों के समन्वय से संबंधित अधिगम है। उदाहरण: लिखना, चित्र बनाना, मशीन चलाना, खेलों का अभ्यास, प्रयोगशाला कार्य, नृत्य, तैराकी आदि। भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। यह भावनाओं, मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोण से संबंधित अधिगम है। इसमें शामिल है मूल्य ज्ञान, नैतिकता, सहयोग, अनुशासन, आत्मनियंत्रण, रुचियां और आदतें। सामाजिक क्षेत्र, मनुष्य को समाज में व्यवहार करने की कला सीखनी पड़ती है। उदाहरण: संचार कौशल, सहकर्मी संबंध, नेतृत्व, सहयोग, समूह कार्य। व्यावसायिक क्षेत्र, भविष्य के व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल का अधिगम। उदाहरण: तकनीकी प्रशिक्षण, आईटी कौशल, व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि। नैतिक एवं आध्यात्मिक अधिगम, मनुष्य के चरित्र, सद्गुण, सत्य, कर्तव्यबोध एवं आत्मनियंत्रण से संबंधित अधिगम। संक्षेप में, अधिगम की आवश्यकता व्यवहार परिवर्तन, विकास, अनुकूलन, समस्या समाधान और व्यावसायिक दक्षता। अधिगम का क्षेत्र संज्ञानात्मक, प्राक्षमिक, भावात्मक, सामाजिक, व्यावसायिक व नैतिक क्षेत्र। स्पष्ट और परीक्षा योग्य भाषा में प्रस्तुत है। सृजनात्मक बालक के लिए शैक्षिक कार्यक्रम की व्याख्या। सृजनात्मक बालक वे होते हैं जो कल्पनाशील, मौलिक, जिज्ञासु, समस्या समाधान में सक्षम तथा नए विचार प्रस्तुत करने में निपुण होते हैं। ऐसे बालकों के लिए सामान्य शिक्षा पर्याप्त नहीं होती। उनके लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, एजुकेशनल प्रोग्राम आवश्यक है ताकि उनकी रचनात्मकता पूरी तरह विकसित हो सके। सृजनात्मक बालक के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। 1. भिन्नीकृत शिक्षा। सृजनात्मक बालक को उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार अलग व उन्नत प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य, उन्नत स्तर के अध्ययन सामग्री, खुले विचार वाले प्रश्न। 2. समस्या समाधान आधारित अधिक लर्निंग। ऐसे बालक समस्याओं को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए उन्हें खुले प्रश्न, वास्तविक जीवन की समस्याएं, प्रोजेक्ट व प्रयोग निरंतर दिए जाने चाहिए। स्वतंत्र कार्य। सृजनात्मक बच्चे स्वतंत्र सोच पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें अपने स्वयं के प्रोजेक्ट बनाने, शोधात्मक कार्य करने, पुस्तकालय, इंटरनेट व प्रयोगशाला का उपयोग के अवसर दिए जाए। 4. समृद्धिकरण कार्यक्रम रिचमेंट प्रोग्राम्स। बालक को अतिरिक्त सीखने के अवसर प्रदान करना, जैसे क्लब, विज्ञान, गणित, साहित्य, कला, विशेष व्याख्यान, कार्यशालाएं, शैक्षिक भ्रमण, रचनात्मक प्रतियोगिताएं जो उनकी प्रतिभा को बढ़ाते हैं। त्वरित प्रगति। यदि बच्चा अध्ययन में अत्यधिक सक्षम है तो ऊंची कक्षा में प्रोन्नति, विषय विशेष में उन्नत कोर्स, अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम दिए जा सकते हैं। 6. खुला व लचीला वातावरण। रचनात्मकता के लिए आवश्यक है विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, असफलता को भी स्वीकृति, आलोचना रहित वातावरण, लचीला पाठ्यक्रम ताकि बच्चा खुलकर सोच सके। 7. कला, संगीत व नाट्य कार्यक्रम। सृजनात्मकता केवल शैक्षिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती, इसलिए चित्रकला, संगीत, नाटक, हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में भी बालकों को अवसर देना चाहिए। प्रतिभा अनुसार मार्गदर्शन। शिक्षक को चाहिए कि बच्चे की रुचि, क्षमता, मौलिक विचार, भावनात्मक आवश्यकताएं को समझकर व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे। 9. सहयोगात्मक अधिगम। सृजनात्मक बालक अन्य बच्चों के साथ समूह में विचार विमर्श, चर्चाएं, सामूहिक प्रोजेक्ट के द्वारा अपनी क्षमता और बढ़ाते हैं। डेप्थ, मूल्यांकन की रचनात्मक विधियां, क्रिएटिव इवैल्यूएशन मेथड्स। परंपरागत परीक्षा सृजनात्मकता मापने में सीमित है, इसलिए पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, मौलिक गतिविधियां, प्रदर्शन जैसी विधियां अपनानी चाहिए।
संक्षिप्त में सृजनात्मक बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है उनकी मौलिकता, कल्पनाशीलता, जिज्ञासा, समस्या समाधान क्षमता और आत्म अभिव्यक्ति को अधिकतम विकसित करना। नीचे उत्तर सरल, स्पष्ट और परीक्षा योग्य भाषा में प्रस्तुत है। मंदगति से सीखने वाले बच्चों अथवा शारीरिक रूप से बाधित बच्चों की शिक्षा समायोजन की विवेचना। विद्यालय में कुछ बच्चे सामान्य गति से सीख नहीं पाते या कुछ बच्चे शारीरिक रूप से बाधित होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षा समायोजन एजुकेशनल एडजस्टमेंट आवश्यक है ताकि वे अन्य बच्चों की तरह सीख सकें और समाज में समायोजित हो सकें। 1. मंदगति से सीखने वाले बच्चों हेतु शिक्षा समायोजन। व्यक्तिगत शिक्षण। प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार अलग शिक्षण योजना तैयार की जाए। सरल, स्पष्ट एवं धीरे धीरे शिक्षण। छोटे व सरल कदमों में पढ़ाना। पुनरावृत्ति अधिक। धीमी गति से अवधारणाएं समझाना। दृश्य श्रव्य सहायक साधनों का प्रयोग। चार्ट, मॉडल, चित्र, वीडियो, फ्लैश कार्ड आदि से उन्हें बेहतर समझ आती है। अभ्यास आधारित शिक्षण। अधिक से अधिक अभ्यास, खेल आधारित अध्ययन, कार्यपत्रक आदि देना। सकारात्मक प्रोत्साहन। छोटी सफलताओं पर भी सराहना देना जिससे आत्मविश्वास बढ़े। व्यवहारिक एवं जीवन कौशल शिक्षा। दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें जैसे समय प्रबंधन, सफाई, सरल गणना, संवाद कौशल आदि सिखाना। सहायक वातावरण। धैर्य रखने वाला शिक्षक, सहयोगी मित्र और तनाव मुक्त कक्षा वातावरण। 2. शारीरिक रूप से बाधित बच्चों हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हेतु शिक्षा समायोजन। शारीरिक रूप से बाधित बच्चों में श्रवण बाधित, चलने फिरने में असमर्थ, वाणी बाधित आदि शामिल होते हैं। इनके लिए विशेष समायोजन आएगा। दृष्टि बाधित, ब्लाइंड लो विजन। बच्चों के लिए समायोजन, ब्रेल लिपि का उपयोग, स्पर्श एवं श्रव्य साधनों से शिक्षण, रिकॉर्डेड सामग्री, बोलने वाली पुस्तकों का उपयोग, कक्षा में आगे बैठाना, विशेष शिक्षक की सहायता। श्रवण बाधित बच्चों के लिए समायोजन, सांकेतिक भाषा का उपयोग, श्रवण यंत्र की उपलब्धता, होंठ रीडिंग के लिए शिक्षक का मुख स्पष्ट दिखे, लिखित निर्देश देना, शांत वातावरण में कक्षा। शारीरिक गति बाधित बच्चों के लिए समायोजन, रैंप, व्हीलचेयर, लिफ्ट जैसी सुविधाएं, कक्षा में सामने बैठाना, आरामदायक फर्नीचर, पर्याप्त स्थान, खेल व गतिविधियों में उपयुक्त संशोधन। वी. वाणी बाधित स्पीच इम्पेयर्ड बच्चों के लिए समायोजन, स्पीच थेरेपी, वैकल्पिक संचार प्रणाली, चित्रात्मक संकेत, कार्ड, टाइपिंग इत्यादि, शिक्षक द्वारा धैर्यपूर्ण संवाद। सामान्य शैक्षिक समायोजन एडजस्टमेंट्स। आय, लचीला पाठ्यक्रम करिकुलम, विशेष आवश्यकताओं के अनुसार विषय या कठिनाई कम ज्यादा करना। की अनुकूल मूल्यांकन, अडेप्टिव इवैल्यूएशन, मौखिक परीक्षा, अतिरिक्त समय, घर आधारित परीक्षा, सरल प्रश्न पत्र। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था ताकि वे सामाजिक रूप से भी विकसित हों। आय, अभिभावकों के साथ सहयोग, घर और विद्यालय दोनों के समन्वय से बेहतर प्रगति होती है। निष्कर्ष, मंदगति से सीखने वाले और शारीरिक रूप से बाधित बच्चों के लिए शिक्षा समायोजन का मुख्य उद्देश्य है उन्हें अवसर, सहारा, वातावरण और संसाधन प्रदान करके शिक्षण को आसान बनाना तथा उन्हें सामान्य जीवन में सफल बनाना। नीचे सभी चारों उप विषयों पर संक्षिप्त, स्पष्ट एवं परीक्षा योग्य टिप्पणियां दी गई हैं। आ. शैक्षिकशनल बैकवर्डनेस। शैक्षिक पिछड़ापन वह स्थिति है जिसमें विद्यार्थी अपनी आयु, कक्षा या बुद्ध स्तर के अनुसार अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाता। मुख्य कारण कम बुद्ध स्तर या मंद अधिगम, पारिवारिक वातावरण की कमी, सामाजिक आर्थिक अभाव, अनुचित शिक्षण पद्धति, भावनात्मक समस्याएं, स्वास्थ्य एवं पोषण की कमी। विशेषताएं: पढ़ने लिखने, धीमी प्रगति, विषयों में कमजोर उपलब्धि, एकाग्रता की कमी, आत्मविश्वास का अभाव। निवारण: व्यक्तिगत शिक्षण, पुनरावृत्ति अभ्यास, सकारात्मक घर विद्यालय सहयोग। ई. निर्देशन केंद्रित पाठ्यक्रम। माध्यमिक स्तर निर्देशन केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो विद्यार्थियों के रुचि, क्षमताओं, आवश्यकताओं, करियर और संवेगात्मक पक्ष को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। मुख्य विशेषताएं: विद्यार्थी केंद्रित विषय वस्तु, कैरियर उन्मुख विषयों को शामिल करना, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा का समावेश, व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता,
समस्याओं के समाधान पर बल जीवन कौशल कार्यक्रम। महत्व। विद्यार्थियों को भविष्य की दिशा चुनने में मदद। रोजगार उन्मुखता बढ़ती है। सीखने में रुचि और प्रेरणा बढ़ती है। व्यक्तित्व का समग्र विकास। अधिगम की विशेषताएं एवं महत्व। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यह अनुभव, अभ्यास और पर्यावरण से प्रभावित होता है। अधिगम क्रमिक और निरंतर प्रक्रिया है। यह लक्ष्य उन्मुख होता है। 5. अधिगम प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न गति से होता है। 6. यह समग्र प्रक्रिया है। ज्ञान, कौशल, आदत, भावनाएं सब शामिल। अधिगम का महत्व। ज्ञान और कौशल का विकास, सामाजिक अनुकूलन और व्यवहार सुधार, आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व विकास, समस्याओं के समाधान की क्षमता, व्यावसायिक दक्षता, समाज में परिवर्तन और प्रगति संभव। नैदानिक उपाय एग्नोस्टिक मेजर्स। संवेगात्मक बालकों के लिए संवेगात्मक बालक डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन वे होते हैं जिनकी भावनाएं अस्थिर होती है, जैसे क्रोध, भय, चिंता, अवसाद, आक्रामकता, चिड़चिड़ापन आदि। मुख्य नैदानिक उपाय। 1. व्यवहार परीक्षण। बच्चे के व्यवहार, आदत, रुचि, तनाव का अध्ययन। 2. मनोवैज्ञानिक परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, रुचि व अभिप्रेरणा मापन। 3. साक्षात्कार। बच्चे, अभिभावक व शिक्षक से बातचीत कर समस्या के कारण जानना। 4. प्रेक्षण मेथड। बच्चे के कक्षा, खेल, घर, समूह आदि में व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन। 5. अनुभव लेखा। जन्म से वर्तमान तक बच्चे के विकास, स्वास्थ्य, परिवार, विद्यालय का पूरा इतिहास। 6. चिकित्सीय जांच। किसी प्रकार की शारीरिक तंत्रिका संबंधी समस्या का पता लगाना। उपचारात्मक उपाय, थेरेपिक मेजर्स, परामर्श एवं भावनात्मक समर्थन, समूह थेरेपी, कलात्मक गतिविधियां, आर्ट थेरेपी, परिवार परामर्श, उचित शिक्षण वातावरण, पुरस्कार एवं प्रोत्साहन। यदि चाहे तो मैं इसे हस्तलिखित शैली PDF नोट्स में भी तैयार कर दूं।